हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के ऊपर। तो जो भी भाई बहन पुलिस भर्ती में जाने के इच्छुक हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, जो कि हिंदी के ऊपर है। तो फिर देखते हैं इसको शुरू से लेकर एंड तक आप लोग देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हिंदी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। या वर्ण का उच्चारण स्थान है, या वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखिए इस तरह के आपके सामान्य हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए या वर्ण का उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। बताइए किससे होगा या वर्ण का उच्चारण स्थान। तो देखिए या जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा। वैसे तो तालु जो होता है उसमें कौन सा वर्ण आता है, कौन से आते हैं बताइए। चा, छ, ज, झ ये पूरे तालु वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? तालु में आते हैं, यानी चा वर्ग में आते हैं। और जो का वर्ग के होते हैं जो अल्फाबेट वो सारे आते हैं कंठ में। कौन से आते हैं? कंठ में आते हैं। और तालु में क्या आएगा? देखिए या वर्ण आएगा। इसके अलावा जो चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी तालु में आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा, या वर्ण आपके तालु में आता। इसके अलावा छोटा ई और बड़ा ई, यानी ये ई जो होते हैं ये भी आपके तालु वर्ण में ही आते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टा वर्ण का उच्चारण स्थान है। टा वर्ण, अब बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए जो टा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। देखिए आप बोल करके देखिए, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में विशेषण को चुनिए। यहाँ पर देखिए आपको विशेषण बताना है। भलाई, मिठास, थोड़ा या श्याम। बताइए इसमें से क्या होगा जो विशेषण बन सकता है या विशेषण कहलाएगा। बताइए। देखिए यहाँ पर जो विशेषण होगा वो होगा आपका थोड़ा। क्या होगा? ऑप्शन सी, थोड़ा जो है ये विशेषण होगा। जहां पर थोड़ा या ज्यादा मात्रा पूछी जा रही होती है वहां पर क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। अब देखिए जहां पर मिठास लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मीठा होता तो ये क्या हो जाता? तो ये विशेषण हो जाता। मगर यहाँ पे क्या लिखा है? मिठास लिखा है, तो ये संज्ञा हो गया। और भलाई ये भी संज्ञा है यानी करता है, तो ये भी आपका विशेषण नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो विशेषण होगा वो क्या होगा? थोड़ा होगा, वही विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल एक ले लिया जाए कि सेब मीठा है, तो बताइए सेब की विशेषता क्या है? कि वह मीठा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? जो थोड़ा है यही आपका विशेषण होगा। थोड़ा मीठा, ज्यादा मीठा, ये क्या है? ये विशेषता बता रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है आपको कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, भारतीय, भारतवासी या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो भारतीय का जो बहुवचन होगा वो भारतीयों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित ध्वनि में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी जो होंठों से नहीं बोला जाता हो। बताइए ऐसा वर्ण आपको बताना है। ऑप्शन है ट, प, फ और भा। बताइए ऐसा कौन सा वर्ण है जो होंठों से नहीं बोला जाता है। तो देखिए वो होगा आपका टा, यानी ऑप्शन ए टा। टा वर्ण ऐसा है जो होंठों से नहीं बोला जाता। इसके अलावा प, फ, ब आप खुद ही बोल के देखिए, आपके दोनों जो लिप्स है वो टच होंगे आपस में। तो देखिए प, फ, भ ये तो आपके ओष्ठ्य हैं, लेकिन जो टा वर्ण है ये आपका ओष्ठ्य नहीं है। ये क्या है? ये मूर्धन्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं में पूछा गया है। तो देखिए जो टा वर्ण होता है वो मूर्धन्य है, और इसके अलावा टा वर्ण को बच्चा वर्ण भी कहते हैं। जैसे बच्चा कैसे बोलता है? पापा, बाबा, टाटा। किस तरह से? मतलब इन अल्फाबेट को, इन अक्षरों को मिला मिला के बोलता है, इसलिए इसको बच्चा वर्ण भी कहते हैं। और ओष्ठ्य शब्द कौन से होते? ओष्ठ्य शब्द वो होते हैं जो होंठों से बोले जाते हैं, जिसमें होंठ आपस में मिलते हैं, वो शब्द ओष्ठ्य कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा,
वर्षा हो रही है वह कोलकाता जाता है। सामान्य वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। वह कोलकाता जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलकंठ शब्द है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नीलकंठ शब्द है, बताइए क्या है? रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा शब्द है जिसमें नीलकंठ शब्द आता है, बताइए। तो देखिए वो शब्द होते हैं योग रूढ़। कौन से होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, या जो दो शब्द से मिलकर बनते हैं और तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। यानी जो दो शब्द होते हैं इनसे मिलकर बनते हैं और तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, वही हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बहुब्रीहि समास होते हैं। किसमें आते हैं? बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे नीलकंठ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नीलकंठ का क्या होगा? आशय बताइए क्या इसका अर्थ होगा? नीलकंठ किसे कहते हैं? तो शिव को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरे, इसमें कारक पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है। यहाँ देखिए पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव दिखाया जा रहा है, तो बताइए कौन सा होगा? क्या संबंध कारक हो सकता है? अधिकरण कारक हो सकता है? नहीं हो सकता। संप्रदान कारक नहीं हो सकता। इसमें देखिए दान देने की बात की जाती है, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उसमें संप्रदान कारक आता है। लेकिन अपादान कारक ये क्या है? ये अलगाव दर्शाता है। जब भी कोई चीज अलग होती है तो क्या होता है? उसका अर्थ होता है अपदान, यानी वो अपदान में निकल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अपदान कारक। यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर। इस तरह से आप लोग इसमें अपना माइंड लगा करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा गीदड़ी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? देखिए बोली भाषा से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बाघेली, कौरवी या छत्तीसगढ़ी? तो देखिए जो कौरवी भाषा है, कौरवी बोली, सॉरी, यानी जो कौरवी बोली है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी? बताइए किसकी है ये छत्तीसगढ़ी? तो देखिए छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताइए हिंदी जो खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसैनी, अर्धमगधी या खड़ी बोली, किससे विकसित हुई है? तो देखिए ये हुई है सौरसैनी से। जो हिंदी खड़ी बोली है वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य में कौन सा भेद होगा कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते? यहाँ पर कोई संकेत मिल रहा है कि आप बुलाएंगे तभी तो हम आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो भेद होगा अर्थ के आधार पर वो होगा संकेतवाचक भेद, संकेतवाचक वाक्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, या राम घर गया और उसने माँ को देखा, या राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर? तो देखिए इसमें होगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुंधला शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या होगा? धुंधला शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के एंड में लगते हैं। तो बताइए धुंधला में जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका ल, यानी धुंधला में जो आपका प्रत्यय होगा वो ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषहर्ता में प्रत्यय। देखिए यहाँ भी प्रत्यय पूछा जा रहा है, दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हर्ता। दोषहर्ता में जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा हर्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उपसर्ग शब्द की शुरुआत में लगते हैं, तो बताइए चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर होगा देखिए चिर। क्या होगा? चिर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब आपको ये बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, प्रभाव, पराजय या ओढ़ना, बताइए किस में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द है ऑप्शन डी ओढ़ना, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। अपवाद में है, प्रभाव में भी है, पराजय में परा हो जाएगा, प्रभाव में प्रा हो जाएगा, अपवाद में आप हो जाएगा, लेकिन ओढ़ना में आपका उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं यदि हम उसको सही से समझ लें। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, बताइए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा। बताइए कौन सा होगा। तेली, माली और अलबेली, इसमें देखिए सब में ई निकल रहा, लेकिन जो रंगीला शब्द है इसमें ई नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, बताइए। अब इसमें देखिए फिर से उपसर्ग से है, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं, तो बताइए किस में उपसर्ग है। लालिमा, पराजय, दशक या फिर कारीगर, बताइए किस में उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर पराजय, परा, बताइए जो उपसर्ग है वो किस में है, वो है पराजय में यानी परा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताना है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो देखिए दुस्साहस जो शब्द है इसमें उपसर्ग हो जाएगा आपका दुस। यहाँ पर देखिए हलंत लगेगा, दुस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे इस तरह से दुस आप लिखेंगे, यहाँ हलंत लग जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा। तो देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के शुरुआत में लगते हैं, तो यहाँ पर अभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अभी हो जाएगा। अभिशाप में अभी उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द में क्या प्रत्यय होगा। आओ, आहट, आवट या जब, बताइए क्या होगा। तो देखिए सजावट शब्द में आवट प्रत्यय होगा। क्या होगा, आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, देवनागरी, बताइए किस में लिखी जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है कवित्री, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएंगे। गुरुमुखी, देवनागरी, बताइए इसी में से चलिए देख लेते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए हिंदी भाषा जो हमारी है वो देवनागरी में लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि गुरुमुखी में पूछा जाए कि गुरुमुखी में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो वो होती है आपकी पंजाबी। क्या होती है, पंजाबी होती है, ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो आप लोग ध्यान दें, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान में कौन सा समास होगा। कन्यादान में कौन सा समास होगा, बताइए। तो देखिए इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। कन्यादान में आपसे जो पूछा जा रहा है कि समास कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कन्यादान यानी कन्या का दान। तो कन्यादान जो है ना, ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि रात रात में कौन सा समास होगा। देखिए यहाँ पर यदि रात का यहाँ दिन लिखा होता कि रात दिन में कौन सा समास होगा, तब तो आपका द्वंद्व समास हो जाता, क्योंकि ये अपोजिट वर्ड होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिपीटेड वर्ड है। ये रात रात देखिए 2 बार लिखा हुआ, तो जहां पर रिपीटेड वर्ड आपको दिखे तो आप तुरंत अव्ययी भाव लगाएं। जैसे रात रात या फिर दिन दिन लिखा हो, कभी कभी लिखा हो, इस तरह के वर्ड, रिपीटेड वर्ड जब भी आपको दिखाई दे किसी पेपर में, इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप वहां पर अव्ययी भाव ही लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, ये आपको बताना है। बताइए
कौन सा शब्द ऐसा है जो अमात्रिक है, जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है? तो आपने, आई होप आपने सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, चटपट। निम्नलिखित में से किसका चिन्ह शून्य होता है, बताइए। चिन्ह से भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा होता है जिसमें शून्य होता है, उसका जो एग्जाम्पल है वो ये हो गया कि शून्य होता है। बताइए किस में होता है? तो ये होता है लाघव में। इसका जो आपका जो चिन्ह होगा वो इसी तरह का होता है, शून्य बना होता है। यदि हंस पद की बात की जाए तो वो इस तरह का होता है, जब कोई अक्षर हम लोग मिस कर देते हैं तो हम लोग इसी तरह का बनाते हैं, इसे हंस पद बोलते हैं, यानी त्रुटिबोधक निशान जो होता है, त्रुटिबोधक चिन्ह होता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? तो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या होगा? रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है, बताइए। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, श्रृंगार रस जो होता है उसे रसों का रसराज भी कहते हैं, रसपति कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि रसों का राजा किसे कहा जाता तो भी आप श्रृंगार रस ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, देखिए पूछा जा रहा है क्या होगा? अनुषंगिक, आनुषंगिक या अनुषांगिक या अनुषांगिक, बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी आनुषंगिक, यही आपका राइट होता। वर्तनी से एक दो क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दें। एक आनुषंगिक है, जहानबी है, ज्योत्सना है, इस तरह के वर्ड, आशीर्वाद, इस तरह के वर्ड काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। थैंक यू।